एक डेडली वायरस का इलाज ढूंढते ढूंढते साइंटिस्ट ने एक ऐसी मौत की बारिश बना दी जिसमें भीगते ही लोग दर्द से तड़प कर मरने लगे और एक ही रात में शहर नक्शे से ही मिट गया। अब जब ये सब शुरू हुआ तब डेनमार्क की एक यूनिवर्सिटी में सिमोन नाम की लड़की जल्द से जल्द क्लास में एग्जाम के लिए जा रही थी। पर तभी अचानक उसके पिता फेडरिक वहां आकर जबरदस्ती उसको बाहर अपनी कार में ले जाकर बिठा देते हैं, जिसमें पहले से ही सिमोन का भाई रेशमस और उसकी माँ बैठी हुई थी। फेडरिक ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था और वो बस कार को बहुत तेज भगाता हुआ एक जंगल में मौजूद बंकर की तरफ जा रहा था, जिसको उसकी कंपनी अपोलो ने बनाया होता है। आज थोड़ा सा मौसम भी खराब और जल्दी ही बारिश होने वाली थी। उसी बीच फेडरिक के तेज कार चलाने की वजह से कुछ गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे आगे का रास्ता ब्लॉक हो गया था। तब सभी लोग फेडरिक को आकर सुनाने वाले थे, मगर फेडरिक को इतनी ज्यादा जल्दी थी कि वो तुरंत ही अपनी फैमिली को कार से उतारकर भागता हुआ जंगल की तरफ जाने लगा, जहां पर वो बंकर भी मौजूद था। उतने में ही बारिश होना चालू हो गई थी, लेकिन उससे पहले ही फेडरिक फिंगरप्रिंट से बंकर को खोलकर अपनी फैमिली के साथ अंदर चला जाता है, जहां जाकर सिमोन और रेशमस सोच में थे कि उनके पिता उन्हें वहां लेकर क्यों आए हैं, क्योंकि उस बंकर में काफी सालों तक का खाना पानी मौजूद था। साथ ही उसका खुद का एयर प्रोसेसिंग सिस्टम भी था। तब सिमोन इस बारे में वापस से फेडरिक से पूछने ही वाली थी कि उससे पहले ही फेडरिक प्रोटेक्टिव सूट पहनकर वहां से कहीं पर जाने लगता है। वो बस सिमोन से इतना ही कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में तब तक बंकर से बाहर नहीं आना है जब तक वो खुद उन्हें लेने के लिए ना आए। सिमोन तब उसको रोक कर सब जानने की कोशिश करती है, इसलिए फेडरिक उसको बताता है कि असल में बाहर मौजूद बारिश में एक बहुत ही खतरनाक वायरस मौजूद है, जिससे कांटेक्ट में आते ही लोग इन्फेक्टेड होकर तड़पते हुए तुरंत मारे जाते हैं। और क्योंकि फेडरिक ही उसका इलाज ढूंढ सकता था, इसलिए उसको जल्दी से अपनी कंपनी के हेडक्वार्टर में जाना था। तब जाने से पहले वो किसी वजह से रेशमस का खास ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि सब कुछ सही करने के लिए फेडरिक को बाद में उसकी जरूरत पड़ने वाली थी। अब वैसे अभी भी सिमोन को कुछ समझ नहीं आया होता, लेकिन तब तक फेडरिक वहां से निकल जाता है। इसके बाद जब सिमोन अपने फोन में इंटरनेट देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि लोगों की मौत की खबरों से पूरे इंटरनेट भरा हुआ था और सभी लोग बहुत ज्यादा खौफ में थे। तब सिमोन जाकर रेशमस से बातें करने लगती है और उस दौरान उनकी माँ उन्हें बताती है कि वैसे तो वो लोग वहाँ पर सेफ हैं, पर कभी भी उन्हें बंकर से बाहर नहीं जाना है। वो लोग इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर से कोई बंकर के डोर को नॉक करने लगता है। तब रेशमस को लगता है कि फेडरिक आया होगा, इसलिए वो अपनी माँ के मना करने के बाद भी बंकर के गेट को खोल देता है, जहां बारिश के पानी की वजह से तड़पता हुआ एक आदमी मौजूद था जो रेशमस को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी रेशमस की माँ रेशमस को अंदर करके खुद उस आदमी को धक्का देते हुए पानी में चली जाती है, जिस वजह से इन्फेक्टेड होकर वो खुद भी तड़पने लगती है। मगर उसको अभी भी बस सिमोन और रेशमस की चिंता थी। वो उन दोनों से एक दूसरे का ध्यान रखने को कहती है और तब सिमोन भी रोते हुए दरवाजे को बंद करके अंदर चली जाती है, जहां वो फेडरिक को कॉल करने की कोशिश कर रही थी, मगर उसका फोन फेडरिक के फोन से कनेक्ट नहीं होता, जिससे वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन तभी उसको फेडरिक की बातें याद आती हैं कि कैसे उसने सिमोन से रेशमस के सामने सब नॉर्मल दिखाने को कहा था। इसलिए जैसे तैसे खुद को संभालने के बाद सिमोन बंकर के सिस्टम्स को चेक करती है और उसको पता चलता है कि असल में उनके शहर में उसी तरह के और भी काफी सारे बंकर्स हैं, जिन्हें भी अपोलो कंपनी ने बनाया था। तब सिमोन उन बंकर से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। तब और सामान देखने के दौरान उनके हाथ एक रेडियो लगता है, जिसकी मदद से सिमोन एक आदमी से कांटेक्ट करती है जो खुद भी अपने घर के बेसमेंट में छुपकर रह रहा था, क्योंकि बाहर के हालात काफी ज्यादा खराब थे और कुछ लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें पास के हॉस्पिटल में शिफ्ट करा जा रहा था ताकि ह्यूमंस को बचाया जा सके। ये सब जानने के बाद सिमोन उससे फेडरिक का नंबर देकर उसको कॉल करने की कोशिश करने के लिए कहती है, लेकिन उस आदमी के कोशिश करने पर भी उसका कांटेक्ट फेडरिक से नहीं हो पाता। उसे लग रहा था कि शायद फेडरिक भी मारा गया होगा, क्योंकि बाहर के हालात में किसी भी इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन था। तभी अचानक से शहर में लाइट जाने की वजह से सिमोन का कनेक्शन उस आदमी से टूट गया और अब वो खुद ही बंकर में रहकर रेशमस का ध्यान रखने लगती है। पर एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी जब फेडरिक वापस नहीं आता तो हिम्मत करके सिमोन बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीपी किट पहनकर बंकर के गेट तक गई ही थी कि तभी उसको उसकी मां के मरने के विजन्स आने लगते हैं, जिससे डरकर वो फिर से बंकर में आ गई। रेशमस खुद भी उसको बाहर नहीं भेजना चाहता था, क्योंकि वो छोटी उम्र में भी समझ चुका था कि बाहर सच में काफी ज्यादा खतरा है। इसी तरह से एक महीना बीत गया था, जिस दौरान सिमोन को कभी कभी रेशमस का ध्यान रखने में काफी ज्यादा दिक्कत आती थी,
पर वो अपनी तरफ से एक अच्छी बहन बनने और रेशमस का ध्यान रखने की पूरी कोशिश कर रही थी। साथ साथ सिमोन बंकर में मौजूद चीजों के बारे में भी सही से जान रही थी, जिस दौरान ये अचानक से उसको याद आता है कि अभी कुछ समय पहले उसके भाई को कोई अजीब सा वायरस हो गया था जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। और उस समय पर फेडरिक ने खुद ही कोई एंटीडोट बनाकर रेशमस को दिया था। पर उस वायरस के बारे में फेडरिक की कंपनी को भी पता चल गया था और उन्होंने उस वायरस की सारी रिपोर्ट्स को उससे सबमिट करने को कहा था। तो शायद हो सकता है कि इस वायरस को फेडरिक ने ही बनाया हो। खैर प्रेजेंट में अब लगभग 6 साल बीत चुके थे, पर अभी भी फेडरिक के बारे में सिमोन को कुछ भी पता नहीं होता। अब तक रेशमस भी बड़ा हो चुका था और जो और खाना ढूंढने के लिए बाहर जाना चाहता था, क्योंकि उनके पास कुछ दिनों का ही खाना बचा हुआ था। तब सिमोन इस पर मान तो जाती है, लेकिन वो खुद पहले बाहर के खतरे को चेक करना चाहती थी। इसलिए रात के समय रेशमस के सोने के बाद सिमोन वापस से पीपी किट को पहनकर बंकर के बाहर जाने लगती है, जहाँ उसको अभी भी अपने माँ के विजन्स आ रहे थे। मगर वो जैसे तैसे खुद को इस बार संभाल लेती है और बंकर के बाहर चली जाती है, जहाँ उसकी माँ का शरीर अब कंकाल बन चुका था, जिसके पास में उसको एक हिरन दिखाई दिया, जिसको देखकर अभी वो आगे जाती है, जहाँ रोड पर काफी सारी कार्स खराब पड़ी हुई थीं और चारों तरफ बस जंगल उगा हुआ था। खैर अभी सिमोन इस पर ध्यान न देकर वहां से उस हॉस्पिटल में पहुंच गई थी, जहां पर लोगों को बचा कर रखा जाने वाला था। मगर वहां काफी बार आवाज लगाने के बाद भी सिमोन को कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर आगे जब सिमोन अंदर जाकर देखती है तो वहां पर भी सब पूरी तरह से बर्बाद हो रखा था और चारों तरफ बस लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। तभी अचानक से सिमोन के सामने एक भेड़िया आ गया, जिससे अपनी जान बचाने के लिए वो जाकर पास के एक रूम में छुप जाती है। इसके थोड़ी देर बाद वो वापस से बंकर में ही आ गई थी, जहां पर आकर उसने रेशमस को सब बता दिया कि बाहर के हालात सच में काफी ज्यादा खराब है और अगर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए बाहर जाना है तो उन्हें अपने जैसे किसी दूसरे बंकर में ही जाना पड़ेगा जो उन्हीं की सिटी में मौजूद थे। तब रेशमस भी अगले ही दिन सिमोन के साथ बाहर जाकर बंकर को ढूंढने का डिसाइड करता है और प्लान को रेडी करने के बाद वो दोनों जाकर सो जाते हैं। लेकिन सोते हुए अचानक से बंकर का ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा कम होने लग गया था, जिसके बारे में उन दोनों में से किसी को नहीं पता चलता और एक समय पर सिमोन तो लेस ऑक्सीजन होने की वजह से बेहोश तक हो जाती है। लेकिन किस्मत से रेशमस को सही टाइम पर अलार्म्स की वजह से होश आ गया था, इसलिए वो तुरंत ही सिमोन को उठाकर जल्दी से बंकर के बाहर जाता है। अब वैसे वो अभी बिना पीपी किट के बंकर के बाहर पहुंच गए थे, पर उन्हें कोई भी इशू नहीं हो रहा होता, जिसका मतलब ये था कि इतने टाइम के बाद वो बिना सूट के भी बाहर सरवाइव कर सकते थे। तभी अचानक से उन दोनों को कुछ लोग आकर गन पॉइंट पर ले लेते हैं और असल में उन लोगों ने सिमोन को पहले बाहर देखा था, इसी वजह से उसके बंकर में वापस आने के बाद उन्होंने ही ऑक्सीजन सप्लाई को बंद कर दिया था, ताकि उन दोनों को हॉस्टेज बनाकर वो अंदर पड़े राशन को लूट सकें। जिसके लिए तुरंत ही वो सिमोन और रेशमस को गन पॉइंट पर अंदर बंकर के एक रूम में बंद कर देते हैं और बंकर में खाने पीने की चीजों को ढूंढने लगते हैं। पर जैसा कि सिमोन और रेशमस का राशन खुद ही खत्म हो चुका था, इसलिए उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तब उनका लीडर मार्टिन गुस्से में सिमोन और रेशमस को अंदर ही बंद करके जाने लगता है, पर क्योंकि ऐसे में अंदर रहने से उन दोनों की जान जा सकती थी, इसलिए सिमोन उसको एक गिलास पर लिखकर बताती है कि उसको पता है कि उन्हें राशन कहां पर मिल सकता है। इतना बताने के बाद वो उसके सामने ही उस टैब को तोड़ देती है जिसके अंदर बाकी बंकर्स के नक्शे थे, जिसका मतलब ये था कि अब अगर मार्टिन को खाना चाहिए था तो उसको रेशमस और सिमोन को बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिमोन के दिमाग में ही बाकी बंकर्स की लोकेशन थी। तब मार्टिन सिमोन को देखकर उस समय के बारे में याद करने लगता है जब एक औरत ने उसको धोखा दिया था। उस समय पर मार्टिन एक सोल्जर हुआ करता था, जिसको इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से एक ब्रिज पर रहकर वहां से निकलने वाले लोगों को रोकने की ड्यूटी मिली थी, ताकि उस शहर से वो इन्फेक्शन बाहर न जाए। लेकिन एक दिन ड्यूटी करते समय उसको ब्रिज के नीचे से एक औरत अपने बच्चे को हाथ में लिए दूसरी तरफ जाते हुए दिखाई देती है, जिसको मार्टिन उसके आसपास काफी बार गोलियां चलाकर रोकने की भी कोशिश करता है, मगर वो औरत बिना डरे शहर के दूसरी तरफ चली जाती है और मार्टिन बस उस पर दया करने की वजह से कुछ भी नहीं कर पाया था। लेकिन तभी उसको उसके साथ ही तुरंत ही पास में मौजूद एक टेंट में बुलाते हैं, जहां पर ही वो रह रहे थे, और वहां जाकर मार्टिन को पता चलता है कि असल में वो औरत जो शहर के बाहर गई थी वो इन्फेक्टेड थी और उसके टेंट में आने के बाद से ही वो लोग इन्फेक्टेड होने की वजह से मर रहे थे। ये बताते हुए मार्टिन का आखिरी साथी भी मारा गया, जिससे मार्टिन काफी ज्यादा परेशान हो गया था और तब से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो सरवाइव करने के लिए किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। यही सब सोचने के बाद वो प्रेजेंट टाइम में सिमोन की डील को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, पर बाद में जब उसका साथी पैट्रिक उसको उनकी टीममेट्स की हालात के बारे में याद दिलवाता है कि वो लोग बिना खाना खाए ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए मार्टिन को सिमोन की बात माननी पड़ती है और वो सिमोन और रेशमस को फ्री करवा के अपने साथ बाहर ले जाता है।
जहां ऑब्वियसली इतने समय बाद बाहर आकर सिमोन और रेशमस को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। तब मार्टिन और उसकी टीम से बात करके सिमोन और रेशमस को ये बात भी पता चलती है कि अब दुनिया में खाने पीने की कितनी ज्यादा किल्लत हो गई कि लोग एक दूसरे को भी जान से मारकर खा लेते हैं। ये जानकर तो सिमोन और रेशमस के दिमाग के परखच्चे उड़ गए थे। खैर तभी उनसे थोड़ी ही दूर कुछ और लोगों की टीम आ जाती है जो लोगों को ढूंढने के लिए अपने थर्मल सेंसर वाले ड्रोन्स को उड़ाते हैं ताकि लोगों को ढूंढ कर उन्हें मार के खाया जा सके। जिनको देखते ही मार्टिन ने तुरंत ही सिमोन और बाकी सबको एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया था, जिससे वो लोग ड्रोन में नहीं आ रहे थे। मगर पास में दो सर्वाइवर्स और मौजूद होते हैं, जिसमें से एक लड़की भागते हुए सिमोन और बाकी सबके सामने आ गई थी। इसलिए सिमोन तब उसकी मदद करने की कोशिश करने को कहती है, जिस पर मार्टिन ने साफ मना कर दिया था। पर तब मार्टिन के साथ ही एक लड़की बीटी सिमोन का साथ देती है और अब वो दोनों भी उस औरत की जान बचाने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। वहीं वो औरत भागते हुए एक छोटी सी रिवर के पास गिर गई थी और उन आदमियों का ग्रुप उसको जान से ही मारने वाला था। पर उससे पहले ही मार्टिन वहां आकर उन दोनों आदमियों को शूट करके मार देता है, क्योंकि वो भी अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ता था। पर बाद में उसको उस औरत को भी शूट करके जान से मारना पड़ता है, क्योंकि पानी में गिरने की वजह से वो भी इन्फेक्टेड हो गई थी। तब जाकर सिमोन को समझ आता है कि वैसे तो उन्हें जमीन में रहने में कोई भी खतरा नहीं था, पर अभी भी बारिश के टाइम पर उन्हें बहुत ज्यादा खतरा रहता था, जिसकी वजह से ही कहीं पर रुका हुआ पानी भी उन्हें इन्फेक्ट कर सकता था। आगे सिमोन उन सभी को लेकर एक दूसरे बंकर की तरफ जाने लग गई, जहां जाने में उन्हें एक दिन का टाइम लगने वाला था। तब रात होने से पहले वो पास के एक घर में चले जाते हैं, जहां पर मरे हुए हंटर्स का कुछ सामान पड़ा था और साथ ही साफ पानी भी था, जिसको देखकर जॉन तुरंत ही उस पानी को उसकी बीमार साथी लिया को पिलाता है। और उन लोगों के इस केयरिंग नेचर को देखकर सिमोन को काफी अच्छा लगता है। पहले तो वो बस उन लोगों के सहारे उस बंकर तक जाना चाहती थी, लेकिन अब उसका मन सच में मार्टिन और उसकी टीम की मदद करने का था। अब इसके अगले ही दिन जब वो लोग आगे बढ़ना चालू करते हैं तो रेशमस का पैर एक पानी से भरे हुए गड्ढे में चला जाता है, जिसको देखकर मार्टिन उसको सच में शूट करने वाला था। लेकिन सिमोन उसके सामने आकर उसको रोक देती है और जब सिमोन रेशमस का जूता उतार कर उसकी सॉक्स चेक करी जाती है तो वो एकदम सूखी हुई थी। दैट मीन्स कि रेशमस का जूता वाटरप्रूफ था और उसको पानी से कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए मार्टिन भी रुक जाता है और वो लोग जल्दी ही उस दूसरे बंकर में पहुंच जाते हैं, जहां सिमोन के फिंगरप्रिंट से वो बंकर खुल गया था और सच में उसके अंदर राशन की भरमार थी, जिससे मार्टिन और उसकी टीम कई सालों तक वहां रह सकते थे। जो देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तुरंत ही अपना पेट भरते हैं। लेकिन सिमोन थोड़ी ही देर में वहां से रेशमस के साथ निकलना चाहती थी, क्योंकि अभी मार्टिन और बाकी सबका कोई भी भरोसा नहीं था कि वो कब उसको जान से मार दें। इस बारे में वो डायरेक्ट मार्टिन से भी बात करती है। तब मार्टिन उसको समझाता है कि सिमोन 6 सालों से बंकर के अंदर थी, इसी वजह से उसको बाहर के हालातों के बारे में नहीं पता था। मार्टिन असल में अच्छा इंसान था, पर अभी के टाइम पर समय ऐसा ही था कि किसी पर भी भरोसा करना आसान नहीं होता। पर अभी सिमोन उसकी बात पर ध्यान न देकर अंदर चली जाती है, जहां उसको बंकर में ही एक फोन चार्ज होता हुआ दिखाई देता है, जिस पर उसकी और रेशमस की बचपन की फोटो लगी थी। वो फोन असल में सिमोन के पिता फ्रेडरिक का था, जो पुराने वाले बंकर से निकलकर इस बंकर में कुछ समय के लिए आए थे। अब उस फोन को देखते ही सिमोन तुरंत ही रेशमस के साथ उस फोन को चेक करती है। तब उसको फ्रेडरिक की एक वीडियो मिली, जिसने उसको रेन इन्फेक्शन का क्योर या एंटीडोट बनाने के लिए स्वीडन के एक हेडक्वार्टर में बुला लिया था। अब जैसे ये बात सिमोन को पता चलती है, तब वो रेशमस के साथ स्वीडन के उस हेडक्वार्टर में जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि हो सकता था कि उसके पिता अभी भी वहां पर जिंदा हो। इस बारे में सिमोन ने मार्टिन को भी बता दिया था और कहीं न कहीं सिमोन को उम्मीद थी कि मार्टिन भी उनकी मदद करेगा। लेकिन मार्टिन उनके साथ जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि बंकर में उन्हें किसी चीज से कोई भी खतरा नहीं था और स्वीडन के उस हेडक्वार्टर तक जाने के लिए उन्हें सबसे पहले शहर के बीच में से एक रास्ते को पार करना पड़ेगा, जहां पता नहीं कितने सारे हंटर्स होंगे, और उसके बाद उन्हें एक ब्रिज को भी पार करना पड़ेगा, जिसको पार करने में काफी ज्यादा खतरा था। इसलिए मार्टिन सिमोन को भी वहां जाने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वैसे भी फ्रेडरिक की वीडियो 6 साल पुरानी थी और शायद अब तक उसकी डेथ भी हो गई होगी। और वैसे भी अगर वो एंटीडोट बनाने में कामयाब हो गया होता तो कहीं न कहीं मार्टिन को इस बारे में जरूर पता चल जाता, पर उसके पास भी अब तक कोई भी ऐसी न्यूज नहीं आई थी। लेकिन सिमोन उसकी बात को नहीं मानती और कुछ दिनों का राशन लेकर रेशमस के साथ वहां से निकल जाती है। तब बीट भी जॉन और लिया के साथ उसके साथ जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो सच में सिमोन का साथ देना चाहती थी और लिया खुद भी इस बात को समझ रही थी कि सिमोन की वजह से ही वो इस बंकर तक आकर पूरी तरह से सही हो पाई है। और वैसे भी एक समय पर मार्टिन और पैट्रिक खुद भी लिया, जॉन और बीट को जान से मारने वाले थे। असल में उस समय पर वो दोनों उन तीनों को नहीं जानते थे और वो तीनों एक ही ग्रुप में थे।
तब मार्टिन और पैट्रिक ने उन तीनों को लूटने के इरादे से पकड़ा था और तब अपनी जान बचाने के लिए बीट उन्हें अपने एक अड्डे के बारे में बताने के लिए मान गई थी, जहां पर उन्होंने काफी दिनों तक खाना रखा हुआ था। अब उस समय पर यह बात जानकर मार्टिन उनको जान से ना मारकर उनके साथ उस जगह पर जाता है जहां वो पांचों बातें करते हुए खाने को एंजॉय करते हैं और सच में उन्हें साथ में काफी अच्छा लगता है। इसलिए तब रात में जाकर बीट मार्टिन से साथ में रहने की बात करती है, जिसमें वो एज अ लीडर उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता और वो लोग उसके इंस्ट्रक्शन का पालन करते। मार्टिन भी इस पर मान गया था और तब से ही वो लोग साथ में थे। खैर प्रेजेंट टाइम में सिमोन और रैशमस को जॉन, लिया और बीट के उनके पीछे आने के बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो आगे बढ़ते हुए जल्दी ही शहर के पास पहुंच जाते हैं जहां के हालात सबसे ज्यादा बुरे थे और वहां का सीन देखकर समझ आ रहा था कि उस बारिश की वजह से मानहानि का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। खैर अभी रास्ते में उन्हें एक बस दिखाई देती है जिसने आगे का रास्ता ब्लॉक करा हुआ था और कहीं न कहीं वो दोनों थक भी गए थे, इसलिए वो उसमें थोड़ी देर आराम करने के लिए चढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन्हें बाहर कुछ लोगों की परछाई दिखाई देने लगती है, जिसको देखकर वो दोनों तुरंत ही बस में शांत हो गए थे। लेकिन वो तीनों बीट, जॉन और लिया होते हैं, जिन्हें देखकर सिमोन को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो उन तीनों को बंकर में जाने को कहती है ताकि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सही से जी सके। लेकिन उन तीनों ने सिमोन के साथ रहने का ही मन बना लिया था। खैर अभी वो तीनों पास की एक जगह पर जाकर खाना खाने लगते हैं, पर तभी वहां पर काफी सारे हंटर्स आ गए थे, जिसकी वजह से उन्हें तुरंत ही वहां से निकलना पड़ता है। मगर सिमोन तब उन लोगों से अलग हो गई थी। वो भागते हुए रोड पर एक जाली के पास जाती है जिस पर काफी सारे मिसिंग लोगों के पोस्टर्स लगे हुए थे, जिनको देखकर सिमोन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तब उसको जाली के दूसरी तरफ एक छोटा बच्चा दिखाई दिया जो वहाँ अकेला था और क्योंकि अभी जल्दी ही बारिश होने वाली थी, इसलिए सिमोन तुरंत ही उसको लेकर अपने साथ पास की बिल्डिंग में चली जाती है जहाँ वो बच्चा अपनी भूख मिटाने के लिए एक पेन किलर्स खा रहा था। ये देखकर सिमोन तुरंत ही उसको अपने पास से थोड़ा खाना निकाल कर देती है और तभी वहाँ पर बच्चे का पिता भी आ गया, जो सिमोन के दिए हुए खाने को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था और वो बस सिमोन को थैंक यू बोले जा रहा था। साथ ही वो सिमोन को जल्द से जल्द टाउन से बाहर जाने की सलाह भी देता है, क्योंकि टाउन सच में काफी खतरनाक लोगों से भरा पड़ा था और अगर उस आदमी के बच्चे का इलाज नहीं चल रहा होता तो वो भी बहुत पहले ही वहाँ से चला जाता। असल में टाउन के पास एक डॉक्टर मौजूद था जो लोगों का इलाज कर देता था। ये सब जानने के बाद सिमोन उन्हें थोड़ा सा और खाना देती है ताकि वो कुछ दिनों तक अपना गुजारा कर पाए और जैसे ही बच्चे की हालत सही हो वैसे ही वो लोग वहाँ से जा सके। तब वो आदमी सिमोन का काफी ज्यादा शुक्रगुजार होता है और बारिश के रुकने के बाद अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके बाहर जाते ही उसको काफी सारे लोगों ने घेर लिया था, जो उस बच्चे के हाथ में खाना देखते ही पागलों की तरह उस पर टूट पड़ते हैं और उसके पिता के साथ साथ बच्चे को भी जान से मार देते हैं। ये देखकर सिमोन काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन अभी वो जैसे तैसे तुरंत ही वहाँ से निकलकर एक बेकरी में आ जाती है जहाँ पर ही उसके बाकी सब साथी भी मौजूद थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जिसने रैशमस की गर्दन पर चाकू रख दिया था और वो सिमोन और बाकी सबसे खाने का सारा सामान मांग रहा था। लेकिन उतने में ही पीछे से मार्टिन और पैट्रिक आकर उस बंदे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, जिससे रैशमस की जान बच गई थी। उन लोगों को देखकर बीट और बाकी सब काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहीं न कहीं उन्हें उम्मीद थी कि मार्टिन और पैट्रिक उनके पीछे आएंगे। लेकिन असल में मार्टिन का बीट के वहां से जाने के बाद मन नहीं लग रहा था, क्योंकि वो बीट को बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया था। खैर अभी के लिए वो आदमी अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही रैशमस को स्टेप करके वहां से भाग जाता है और सब रैशमस को संभालने में लग जाते हैं। तब सिमोन पास में मौजूद एक बंकर के बारे में बताती है जहां पर रैशमस का इलाज किया जा सकता था, इसलिए सब तुरंत ही रैशमस को एक शॉपिंग कार्ट में उस बंकर की तरफ लेकर जाने लगते हैं। मगर वहां जाकर तो उनके पूरी तरह से होश ही उड़ गए, क्योंकि उस बंकर का गेट पहले से ही टूटा हुआ था और अंदर से सारा राशन और काम की चीजें गायब थीं। तब रैशमस के खून को रोकने के लिए अभी मार्टिन उसके घाव पर डक्ट टेप लगा देता है और रैशमस के सोने के बाद सिमोन से बात करते हुए वो सिमोन को एक लोकेशन दिखाता है। वो असल में एक वॉल थी जो पहले के टाइम पर तो टाउन के बॉर्डर पर नहीं हुआ करती थी, लेकिन शायद उसको बाद में बनाया गया था, जिसको देखकर साफ समझ आ रहा था कि उस वॉल के अंदर के एरिया को एक तरह से क्वारंटीन करा गया है और अगर सभी को अपनी जान बचानी है तो शायद उन्हें उस क्वारंटीन जोन के बाहर जाना पड़ेगा। अब ये बात जानकर सिमोन को भी काफी ज्यादा अजीब लगता है, पर कहीं न कहीं ये बात सच लग रही थी, इसलिए सिमोन भी तब मार्टिन के इस प्लान में साथ देने के लिए मान जाती है। पर उससे पहले उसको अपने भाई को सही करना था, साथ ही अपने पिता को भी ढूंढना था। खैर अभी अपने भाई को बचाने के लिए अभी वो पास वाले डॉक्टर के पास जाने का डिसाइड करती है, जिसका घर पास के एक ब्रिज को क्रॉस करने के बाद था। पर उस ब्रिज पर जाने में काफी ज्यादा खतरा था,
क्योंकि वहाँ बहुत सारे हंटर्स थे। पर तब वो लोग एक प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग जानबूझकर सिमोन भागते हुए उस ब्रिज के पास जाती है, जहाँ पर थोड़ी देर में कुछ ड्रोन्स की मदद से उसके बारे में पता करके हंटर्स उसको मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। और सिमोन उन्हें भागते हुए जल्दी ही पास की एक फैक्ट्री में लेकर आती है, जहाँ मार्टिन और बाकी सब ने मिलकर उन लोगों को गन पॉइंट पर ले लिया था। वहाँ पर मार्टिन उन हंटर से उनके और साथी और उनके बेस के बारे में भी जानना चाहता था, पर वो लोग उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। अब वैसे तो मार्टिन उन लोगों को जान से मारने वाला था, जिससे सिमोन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो चाहती थी कि मार्टिन भी किसी की जान न ले, ताकि बाकी और उसमें अच्छे और बुरे का फर्क रहे। लेकिन मार्टिन उसकी बात को नहीं सुन रहा होता। तभी जॉन उन हंटर्स में से एक आदमी के हाथ में एक टैटू नोटिस करता है, जिसको देखकर वह तुरंत ही मार्टिन से उन लोगों को मारने बोलकर खुद वहां से बाहर भाग जाता है, जिसका रीजन किसी को भी समझ नहीं आया था। खैर अभी के लिए मार्टिन ने भी बाकी सबको बाहर भेज दिया था, और सबके बाहर जाने के बाद भी उन्हें 3 गन शॉट्स की आवाज आती है और मार्टिन थोड़ी ही देर बाद बाहर आ जाता है, जिसको देखकर सब समझ गए थे कि मार्टिन ने उन लोगों को जान से मार दिया है। पर मार्टिन अभी सबसे इस बात पर ध्यान ना देने को बोलकर हंटर की गाड़ी में बैठने को कहता है, क्योंकि जल्दी ही वहां पर और हंटर्स आ सकते थे। अब वो लोग उसी गाड़ी से ब्रिज को क्रॉस करते हुए डॉक्टर के घर के पास जा रहे थे, लेकिन रास्ते में सिमोन और बाकी सबका मूड मार्टिन के किलिंग नेचर की वजह से काफी ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा मूड जॉन का खराब होता है, और अभी भी वो उस टैटू वाले आदमी के बारे में सोच रहा था, जिसके साथ ही कहानी पास्ट में कुछ साल पहले जाती है, जब जैसे तैसे जॉन ने उस हैवी रेन को सरवाइव कर लिया था, पर खाना और पानी की कमी होने की वजह से जल्दी ही उसकी जान जाने वाली थी। उस समय पर वो चलते हुए जैसे तैसे घर के पास आकर बेहोश हो गया था, मगर तभी वहाँ पर एक लड़की आकर उसको संभालती है, जो उसको अपने साथ अपने घर में ले गई थी, जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी, जो जॉन को अच्छा खाना खिलाते हैं और उसको अपने साथ मिलकर घर में ही रहने को ऑफर देते हैं। जॉन ने भी तुरंत ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, पर तभी अचानक से उन्हें बाहर से कुछ हंटर्स की कार की आवाज सुनाई दी, जिसको सुनने के बाद उस लड़की का पिता तुरंत ही जॉन और उस लड़की को पास के एक शेड में छुपा देता है। पर तब तक उन हंटर्स ने उस आदमी की बीवी को जान से मार दिया, और वो उस आदमी तक पहुंच गए थे और वो उसको भी जान से मार देते हैं। उन हंटर्स में से ही एक हाथ पर वही सेम टैटू था, जिससे जॉन पहचान गया था कि असल में वो वही बंदा है जिसने उस आदमी को जान से मारा था, जिसकी फैमिली ने जॉन की मदद की थी। खैर अभी अपने पिता की मौत को देखकर उसकी बेटी चिल्लाने वाली थी, पर जॉन जैसे तैसे उसके मुंह पर हाथ रखकर उसको शांत करता है। पर उन हंटर्स के वहां से जाने के बाद जब वो उस लड़की के मुंह से हाथ हटाता है, तो उसको पता चलता है कि उस लड़की ने सांस लेना बंद कर दिया था। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा गिल्ट में चला गया था, जिसके बाद वो किसी तरह उस आदमी और उसकी बेटी की बॉडी के लिए ग्रेव बनाता है, पर उसके मन में खुद की लाइफ को भी खत्म करने का ख्याल आ रहा था। लेकिन उसी समय पर वहां पर लिया और बीट पहुंच जाते हैं, जो उसको अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में यही सब सोचकर जॉन काफी ज्यादा परेशान था। खैर अब थोड़ी देर में सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस डॉक्टर का घर था, लेकिन वहां पर काफी सारे घर होने की वजह से उस डॉक्टर को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तब एक ड्रोन की मदद से वो लोग किसी तरह उसके घर को ढूंढते हैं, पर डॉक्टर के घर के बाहर जाने पर वो डॉक्टर गन लेकर बाहर आ गई थी और उसने सभी को गन पॉइंट पर ले लिया था। पर तब जैसे तैसे सिमोन उसको शांत करवाकर रेशमस की हालात दिखाती है, जिसको देखकर डॉक्टर उनकी मदद करने के लिए मान गई थी, और अभी वो रेशमस को बाकी सबके साथ अंदर ले जाकर उसके घाव पर टाके लगा देती है, जिससे रेशमस की हालात पहले से बेहतर होने लगे थे। तब उस डॉक्टर से बात करके सिमोन को पता चलता है कि पहले उस डॉक्टर का भी एक हस्बैंड और 2 बेटियां हुआ करती थी, लेकिन पहली बारिश के टाइम पर उसने उन सबको खो दिया था। तब से ही वो अकेली थी और जो भी उसके पास मदद मांगने आता था वो उसकी मदद जरूर करती थी। तब सिमोन भी उसको अपने पिता फ्रेडरिक के बारे में बताती है, जो सुनने के बाद एक बार को तो वो डॉक्टर शॉक हो गई थी, लेकिन अभी वो रेशमस और सिमोन दोनों को अपने घर के पास मौजूद एक बंकर में लेकर जाती है, जो बिल्कुल वैसा ही बंकर था जैसे बंकर में वो लोग रहा करते थे। इसका मतलब कि डॉक्टर भी पहले फ्रेडरिक की कंपनी में काम किया करती थी। खैर अंदर जाने के बाद वो रेशमस को जल्दी सही करने के लिए एक इंजेक्शन लगाने लगती है, पर उससे पहले सिमोन उससे फ्रेडरिक के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर के हिसाब से तो उसको फ्रेडरिक के बारे में कुछ पता नहीं होता और ना ही वो इस नाम के किसी बंदे को जानती थी। ये सुनकर तो सिमोन का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसके पिता कंपनी के सबसे पुराने साइंटिस्ट में से एक थे और सभी लोग उनको कंपनी में अच्छे से जानते थे, इसलिए वो डॉक्टर से सच्चाई जानने की कोशिश करती है।
जिस पर डॉक्टर उसको बताती है कि वो फेडरिक से काफी ज्यादा नफरत करती है क्योंकि उसके ही किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से वो रेन हुई थी जिसमें डॉक्टर की फैमिली मारी गई थी, और इसलिए अभी वो सिमोन और रेशमस को उस बंकर में लेकर आई थी ताकि वो उनको जान से मार सके। ये जानकर तो सिमोन के पूरी तरह से होश उड़ जाते हैं। वहीं मार्टिन और बाकी सब जब बातें कर रहे थे तभी बाहर से उन्हें कुछ हंटर की कार्स की आवाज आती है, जो वही हंटर्स थे जिन्होंने मार्टिन और बाकी सब पर हमला करा था, लेकिन मार्टिन ने उन्हें बाद में जिंदा छोड़ दिया था। अब ये देखकर जॉन तुरंत ही एक गन लेकर सबसे पहले उस टैटू वाले बंदे को जान से मार देता है, जिसको देखते ही बाकी सभी ने जॉन को गन पॉइंट पर ले लिया था। पर अभी मार्टिन उन लोगों पर गोलियां चला पाता उससे पहले ही पैट्रिक उसको रोक देता है, क्योंकि अभी उन लोगों की तादाद काफी कम थी जबकि हंटर्स काफी सारे थे। इसलिए वो लोग बाद में जॉन को बचाने का डिसाइड करते हैं और मार्टिन भी इस पर मान जाता है। तब पैट्रिक और मार्टिन सिमोन और रेशमस को ढूंढना चालू कर देते हैं, जिस दौरान वो जल्दी ही उस बंकर तक आ गए थे, जहां उस समय सिमोन जैसे तैसे डॉक्टर को समझाकर रोकने की कोशिश कर रही थी। पर जब डॉक्टर नहीं रुकती तो पैट्रिक तुरंत ही उसको शूट करके जान से मार देता है। इसके बाद वो लोग वापस से किसी सेफ प्लेस की तलाश में लग गए थे, जहां रास्ते में कहीं ना कहीं पैट्रिक को मार्टिन की उस हरकत पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उन हंटर्स को जिंदा छोड़ दिया था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो जॉन उनके साथ होता। मार्टिन को भी इस बात पर काफी ज्यादा दुख होता है, पर वो पैट्रिक के सामने उस चीज को जाहिर नहीं करता। लेकिन रात के समय में जब वो अकेला होता है तब सबसे पहले तो सिमोन उसके पास आकर उससे माफी मांगती है, क्योंकि अगर वो उसको लोगों को बख्शने को नहीं कहती तो शायद मार्टिन उस दिन उन लोगों को जान से मार देता। तब मार्टिन भी उसको माफ कर देता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि वो आगे के सफर में अपने अपने हिसाब से चला करेंगे। खैर अब अगली सुबह जब वो लोग जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हुए जॉन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक से आसमान में बारिश के बादल छा जाते हैं। से बचने के लिए आसपास कोई जगह ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन आसपास कोई भी जगह मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब ये था कि शायद अब वो लोग मारे जाएंगे। पर मार्टिन ऐसा नहीं होने देता। जैसे तैसे वो एक मेंशन को ढूंढ लेता है जिसके अंदर जाकर वो अपनी जान बचा सकते थे, मगर वो लोग वहां पर पहुंचे ही होते हैं कि तभी कुछ लोग आकर उन्हें घेर लेते हैं, जो गन से भी नहीं डर रहे थे और मार्टिन और उसके साथियों की तरफ बढ़े जा रहे थे, जिससे मार्टिन और बाकी सब भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। पर अब वो लोग क्या करेंगे और उनका क्या होगा, और क्या वो लोग जो उनको कभी भी ढूंढ पाएंगे? जानता हूँ ये सारे सवाल आपका दिमाग खराब कर रहे होंगे, पर वीडियो की लेंथ ऑलरेडी काफी बड़ी हो गई है, तो इस सब के जवाब आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। पर क्या सच में कहानी आपको अच्छी लग रही है, और क्या सच में इसको कंटिन्यू रखना चाहिए? कमेंट में इस बारे में जरूर बताना। अगर 100 लोग भी इसके सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करते हैं तो उन 100 लोगों के लिए भी इसका सेकंड पार्ट जरूर आएगा, तो कमेंट करना मत भूलना। और ये भी बताना कि अगर आप कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो आपका टारगेट क्या रहेगा, लोगों को मारना या बचाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।